दे रहे हैं साइंस के मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग उत्तरीय हैं। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रश्नों को एक बार ध्यान से देखें और इन सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यान से पढ़ लें, ताकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के और 100% सही हैं। 50 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे लिखित वाले। ठीक है, और बहुविकल्पीय जो आएगा तो उसे तो आप लोगों को ही समझना है। ठीक है, इसलिए लॉन्ग हम दे रहे हैं, लॉन्ग आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, देखिए क्या लिखा है रसायन विज्ञान में। ठीक है, रसायन विज्ञान में इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? तो रसायन विज्ञान में इम्पोर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में विस्तार से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर 5 नंबर तक ज़्यादातर यही से आते हैं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर का है। फिर खाने के सोडा जिसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। क्या होता है तब? रासायनिक अभिक्रिया दीजिए या रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, तो इसे याद कर लेना कि खाने के सोडे को जब गर्म किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? यानी ये जो नीचे लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा युगल है जो कि विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? यानी ACl या MgCl2 या FeSO4 या AgNO3। ठीक है, चलिए नीचे देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या लिखा है। भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखिए। यानी भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखिए, इसे ध्यान से देख लेना। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। यानी जो नीचे रासायनिक अभिक्रिया लिखी है 1 और 2, ये दोनों को संतुलित करना देख लेना कैसे संतुलित किया जाता है, और 2 एक एक्स्ट्रा देख लेना। वैसे ये 2 तो इम्पोर्टेंट हैं, आएंगे ज़्यादातर यही 2। ठीक है, फिर एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए तथा संक्षारण में सुरक्षा के उपायों को लिखिए। यानी संक्षारण क्या है, उसका उदाहरण देते हुए उसे विस्तार से समझाओ और उनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, किस सुरक्षा में किया जाता है, उसको लिखो। ठीक है, फार्मिक अम्ल तथा एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम तथा संरचना सूत्र लिखिए। यानी फार्मिक तथा एस्टिक अम्ल क्या होते हैं, उनका IUPAC नाम क्या है और संरचना कैसी होती है, इसको आप लोगों को लिखना होगा। अभी ये रसायन विज्ञान ही चल रहा है। उसके बाद क्या है, संरचना सूत्र। यानी संरचना बनाना है। किन किन का संरचना बनाने को आ सकता है? ब्यूटेनॉन 2, प्रोपेनॉन 2, प्रोपेन 2, आल 2 हाइड्रोक्सिन प्रोपानाइक अम्ल। ठीक है, इतने का आ सकता है। क्या आ सकता है? संरचना बनाने के लिए आ सकता है। अब संक्षिप्त टिप्पणियाँ, इस सब पे संक्षिप्त टिप्पणियाँ करना है। किस किस पे संक्षिप्त टिप्पणियाँ करना है? तो संक्षिप्त टिप्पणियाँ करना है एस्टिकरण, साबुनीकरण, किण्वन। ये 3 में से 1, 2 या 1 जरूर आएगा 100%। ठीक है, तो इसे ध्यान से, मतलब जितने लिखे हैं सब आएंगे, ध्यान से इसे पढ़ लेना बाबू। ठीक है, योगात्मक अपक्रियाओं का उदाहरण समझाइए। योगात्मक अपक्रियाएं क्या होती हैं, उनका उदाहरण देते हुए समझाइए। IUPAC नाम लिखिए। जैसे ये लिखा है इसका IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम देख लेना। ठीक है, फिर क्या है समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं? यानी समजातीय श्रेणी क्या होती है, उदाहरण सही समझाइए। तो इसे ध्यान से पढ़ लेना। एथिनॉल के 4 रासायनिक गुणों का वर्णन समीकरण सहित कीजिए। यानी एथिनॉल के 4 रासायनिक गुण जो हैं उनका समीकरण सहित वर्णन करो और इसके 3 उपयोग लिखिए। इनके 3 उपयोग भी लिखना। और हमारा वीडियो फेक वीडियो नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोग बनाते हैं, फेक वीडियो रहता है ना,
तो हमारा फेक वीडियो नहीं है। एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ लेना, अगर भरोसा हो तो ज़रूर आएगा इसमें का, ठीक है। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है, अब आ जाते हैं हम जैव पराक्रम में। किस में आ जाते हैं, जैव पराक्रम में, अर्थात जीव विज्ञान में, ठीक है। जीव विज्ञान में से क्या क्या आ सकता है, तो जीव विज्ञान में से आ सकता है लार में कौन सा एंजाइम विद्यमान होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, आप लोगों को हम जैव पराक्रम और क्या कहते हैं भौतिक विज्ञान, इसको तो पढ़ा ही रहे हैं, विस्तार से समझाए हैं। तो इसे आप लोग क्लास में देख लेना। और जो बच्चे यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, और जो बच्चे इसमें नहीं जान पाएंगे वो कमेंट करेंगे तो हम उनके लिए वीडियो भी बना देंगे। लेकिन अगर कमेंट करोगे तो, नहीं कमेंट करोगे कोई बात नहीं। यानी लार में से कौन सा एंजाइम होता है, तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, पर्णरंध्र क्या है, वातावरणांध क्या है, पर्णरंध्र वातावरणांध रंध्र। पौधों में रंध्रों के महत्व को समझाइए, यानी इनके अंदर छिद्र क्यों होता है इसको समझाइए, यानी उनकी पत्तियों में। तो आप लोग बहुत विस्तार से, बहुत ठीक से जानते होंगे कि क्यों होता है, और नहीं जानते हैं तो एक एक बार दोबारा रिवीजन कर लेना। और एकदम ना समझ में आए तो ज़रूर बताना, हम वीडियो बनाकर आप लोगों को दे देंगे। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। तो हमने इस प्रयोग को भी बताया कि जैसे एक कमरे में एक गमले का फूल रख दिया जाए, ठीक है, और उसके ऊपर कांच का जाल लगा दिया जाए, यानी उसमें CO2 न जाने पाए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए जिस प्रकार से हम लोगों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, उसी प्रकार उन लोगों के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखिए, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, अंतर लिखिए, ठीक है। धमनी एवं शिरा में प्रमुख अंतर कौन कौन है, धमनी और शिरा में क्या क्या अंतर होता है, इसे लिखिए। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, मानव के हृदय का नामांकित चित्र बनाना रहेगा आप लोगों को। नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करते हुए समझाइए, यानी नेफ्रॉन का चित्र भी बनाइए और उसके बारे में जानकारी भी दीजिए, ठीक है। तो नेफ्रॉन कहाँ होता है, किडनी में होता है। मिनिमम कितना होता है, तो 4 लाख के आसपास एक किडनी में होता है, यानी दोनों किडनी का मिलाकर 8 लाख होता है। इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य क्या होता है, खून को फिल्टर करना होता है, ठीक है। और विस्तार से जानने के लिए बताना। मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करते हुए विस्तार में समझाइए, यानी मानव का पाचन तंत्र क्या है, कहाँ से मुंह, आहार नाल से लगाकर गुदा तक है। और तो उसका सचित्र यानी चित्र बना लेना, ताकि उसका हर एक पार्ट का वर्णन करना, जैसे मुख गुहा हुआ, ग्रासनी हुआ, ठीक है, आमाशय हुआ, ऐसे ऐसे उसका वर्णन करते हुए जाना है। आहार नाल यानी जो मुंह से लेकर आहार नाल गुदा तक फैली है, उसका सब का वर्णन करना है, बड़ी या छोटी या पित्ताशय, इन सब के बारे में। पौधों में जल परिवहन का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी पौधों में जल कैसे परिवहन होता है उसका चित्र भी बनाइए और उसके बारे में भी बताइए। तो जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं पौधों में परिवहन के कार्य करने वाले, ठीक है, और उनका चित्र भी बना लेना है। चित्र बनाते हुए उनके बारे में समझा देना है। प्रतिवर्ती क्रिया को नामांकित चित्र तथा उपयुक्त उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए, इसको भी आप लोगों को करना होगा। अब अगर हम इसमें इस सारे भाग का आंसर बताएंगे तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम सोचते हैं कि 10-15 मिनट का वीडियो बनाएं जिसमें आप लोगों को सभी इम्पोर्टेंट दे दें। उसके बाद में अगर कोई कमेंट करता है तो हम बना देंगे वीडियो भी। मेर रज्जु के 2 कार्य लिखिए। मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 4 नालिका विहीन ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए, यानी मनुष्य में मेर रज्जु का क्या कार्य है और उनके शरीर में पाए जाने वाली 4 नालिका विहीन ग्रंथियाँ, यानी ऐसी ग्रंथियाँ जिसमें नालिका न हो, नालिका के बिना ही स्रावित होती हों, तो उन ग्रंथियों के बारे में समझाते हुए उनका कार्य सारा चीज़ बताना रहेगा, ठीक है। तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके सभी भागों को समझाइए। तो तंत्रिका कोशिका क्या होती है, न्यूरॉन सेल्स, न्यूरॉन सेल्स सबसे बड़ा सेल है, सबसे बड़ी कोशिका है, न्यूरॉन सेल सबसे बड़ी कोशिका है, तो उसके बारे में समझाना रहेगा, ठीक है। उसके बारे में समझाने के बाद चित्र बनाओ, समझाओ, ठीक है।
परागकण किसे कहते हैं? स्वपरागण तथा परपरागण को समझाइए। तो स्वपरागण, परपरागण क्या होता है और परागकण क्या होता है, इसके बारे में समझाना होगा। निषेचन के बारे में विस्तार से समझाइए। निषेचन फर्टिलाइजेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, मतलब हिंदी में कहते हैं निषेचन, इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन, उसके बारे में समझाना होगा। क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तो उसमें फर्टिलाइजेशन होता है ना। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। यानी लिंग गुणसूत्र क्या है, उसके लिंग निर्धारण यानी उसका लिंग क्या हो सकता है, उसके बारे में समझाना होगा। मेंडल के नियमों की एक एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी मेंडल जी ने जो नियम दिए हैं उनके बारे में एक एक उदाहरण लेकर और समझाइए। ठीक है। फिर द्विसंकरण की सहायता से मेंडल के वंशानुगत नियमों को समझाइए। यानी द्विसंकरण बनाते हुए उनके वंशानुगत पर क्या उन्होंने अपना नियम दिया था, उसको समझाना रहेगा। ठीक है। अब आते हैं भौतिक विज्ञान में। किस में आते हैं? भौतिक विज्ञान में। तो भौतिक विज्ञान में क्या है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, उसको समझाना होगा। ठीक है। फिर क्या है? प्रकाश के किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम तथा न्यूनतम होता है? कौन से रंग? तो लाल और बैगनी, यही दो रंग होते हैं। ठीक है। तो इससे समझाना होगा। फिर क्या लिखा है? एक उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच एक वस्तु रखी है। किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब को दर्शाइए। प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। यानी किरण आरेख भी बनाना रहेगा, उसके बारे में भी समझाना रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं और आगे जो प्रश्न दिए हैं कुछ। हाँ चलो भाई। सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो विद्युत बल्ब होता है, बल्ब तो सभी लोग जानते हैं, सबके घर में बल्ब लगा है आज ज़माने में, मतलब आज ज़माना नहीं, इस समय का जो दौर है ना, सबके घरों में लगा है ना। ठीक है। तो उसके बारे में समझाना रहेगा। और वो कितने सामर्थ्य का होता है, उसके में प्रतिरोध कितने सामर्थ्य का लगाया जाता है, उस सबको समझाना रहेगा। ठीक है। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वैसे तो हम सारे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही लिए हैं, लेकिन ओम का नियम समझ लो कि और भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका सत्यापन आवश्यक विद्युत परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। यानी विद्युत परिपथ आरेख जो बना था, क्या ऐसे 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 कुछ करके फिर ऐसे जोड़ा जाता है, फिर यहाँ पर एक चाबी लगाई जाती है, और यहाँ पर क्या लगाया जाता है? यहाँ पर बैटरी लगाई जाती है। ठीक है। और इसको लाया जाता है, और यहाँ पर एक अमीटर लगाया जाता है। फिर इसको यहाँ से लाकर इस तरह प्रतिरोध लगा दिया जाता है। वो उसके ऊपर वोल्टमीटर लगा दिया जाता है जो वोल्टेज नापता है। ठीक है, प्लस माइनस। तो इस सब का ये सब नियम, मतलब इससे ही जो है इसके सत्यापन का जांच होता है। तो इस चित्र को बनाना सीख लेना, और इसमें क्या क्या लगाया है आपने उसको लिख देना, बस वही हो गया सत्यता। ठीक है। उसके बारे में प्रतिरोधों का पार्श्व समांतर क्रम संयोजन क्या है? R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोधों का पार्श्व में जोड़ा जाता है। यानी इनको पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम, और श्रेणी क्रम समांतर क्रम। ठीक है। तो पार्श्व मतलब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इनके व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं क्या होती हैं? इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। यानी चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं क्या होती हैं? ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? कौन सा विद्युत उपकरण इस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इस सिद्धांत पे कौन सा विद्युत उपकरण काम करता है? तो इस पे काम करता है मोटर हुआ। ठीक है। ये सब जनरेटर हुआ, यानी करंट लेने देने वाले। और ये क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो इसे भी बहुत ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है। अब सबसे लास्ट में बचता है हमारा पर्यावरण। तो इस हमारे पर्यावरण में कोई
मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है। इसमें देगा तो निबंध देगा लिखने के लिए कि हमारे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए, ध्वनि प्रदूषण पर, यानी किसी पर निबंध लिखने को दे सकता है, तो इसे देख लेना। यहाँ से समाप्त होता है, यानी यहाँ से सभी प्रश्न आपको हम दे दिए हैं इम्पोर्टेंट। अब क्या है, इसके बारे में रट लो, यानी इससे एक बार बहुत ठीक से पढ़ लो अच्छे से। पुनः कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, यानी पुनः दोबारा कुछ पढ़ने की आप लोगों की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय। हम अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं और मैथ का भी जो अनसॉल्व है सॉल्व करा रहे हैं। जो बच्चे ना, जिनको ना पता हो, वो मैथ का अनसॉल्व हम सॉल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं। और पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।